हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक समरी ऑफ यूनियन बजट लेके आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी निर्मला सीतारमन ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, उन्होंने 1 फरवरी को इन्होंने इंडिया 2025 की जो यूनियन बजट है उनको उन्होंने स्पीच दी थी। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक समरी, एक शॉर्ट लाइक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप ये जान सको कि क्या क्या बात हुई थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स की थे उस बजट के दौरान, और क्या क्या हमारी निर्मला सीतारमन ने बताने की कोशिश करी, क्या क्या हमारे टैक्स स्लैब में चेंजमेंट आई हैं, क्या क्या चीज़ हमारे लाइक पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो इट्स समरी ऑफ द यूनियन बजट, राइट। सो ये एक छोटा सेशन होगा जिसमें आप थोड़ा सा ओवरऑल जो भी बजट में हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता से चल जाएगा, जो कि आपके पेपर में इनडायरेक्टली खूब हेल्प करेगा। क्योंकि देखो ये एक बजट एक ऐसी टॉपिक है जो हर किसी को जानना भी चाहिए। ये हमारे नॉलेज के लिए भी, और वैसे भी स्टडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए, हमारे देश में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर रही है, किस तरीके से जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हुआ है, क्या क्या नए नए लाइक इन्वेस्टमेंट हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक वी शुड नो ऑल द लाइक इंपॉर्टेंट थिंग। हर किसी को, ये नहीं कि मतलब गवर्नमेंट के, मतलब जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है उसको ही पढ़ना चाहिए, नहीं, इट्स ए जनरल नॉलेज, सो यू हैव टू नो अबाउट इट दिस थिंग। सो लेट्स सी, आज मैं यही चीज़ लेके आया हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो ये जो यूनियन बजट है, ये यूनियन बजट एक तरीके से हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि हमारे पूरे साल में कितनी गवर्नमेंट हमारी कितनी खर्च करेगी और कहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे, कितना हमारा लाइक रेवेन्यू होगा, कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो एक तरीके से वो चीज़ होती है, राइट। सो आप लोग सब जानते हो कि बजट होता क्या है। नॉर्मल हम अपने घर में भी सेम चीज़ करते हैं कि भाई हमारी इनकम कितनी है, हमारी एक्सपेंडिचर कितनी है, तो हम उस चीज़ों को मैनेज करते हैं, राइट। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा, हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है तो उसके हिसाब से हम उसको थोड़ी सी रिलीफ देते हैं। सो यही एक यूनियन बजट है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है, राइट। फिर देख, इन्होंने जो यूनियन बजट के रिगार्डिंग इन्होंने जो बात करी है, इन्होंने एक तरीके से जर्नी ऑफ डेवलपमेंट करा है, राइट। कि इसमें क्या है कि सबसे पहला जो इनके चार जो मेन फील्ड है जिनमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो जिनमें ये काम करना चाहते हैं इस साल, सबसे फर्स्ट में है क्या है, लाइक इट्स पेपर के लैंग्वेज में यही पूछ सकता है कि हाँ 2025-26 की जो यूनियन बजट आई है उसमें जो इंजन ऑफ डेवलपमेंट की बात हुई है वो कौन सी है। सो इसमें क्या है, डेवलपमेंट, जो इंजन ऑफ डेवलपमेंट है, 4 तरीके की चीज़ है, राइट। एक तो सबसे पहले हो गया एग्रीकल्चर, सेकंड हो गया एमएसएमई, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम जो भी बिजनेसेस होते हैं उस पे, थर्ड हो गया इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ हो गया एक्सपोर्ट। क्योंकि जो इन चारों सेक्टर ऐसे हैं जिन पे हमारे इस साल जो है फोकस ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को बहुत ही लाइक हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में, एंड लाइक टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। राइट नो वी आर इन डेवलपिंग कंट्रीज कैटेगरी, बट इन चीज़ों पर अगर हम फोकस करते हैं आने वाले टाइम में हम एक डेवलप्ड कंट्री हो सकते हैं, ठीक है। सो ये 4 इंजन है जिसमें जो गवर्नमेंट है इस साल एक तरीके से ध्यान देंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी। एंड एक कोट है जो पूछा जा सकता है कि इसमें हमारी निर्मला सीतारमन ने ये कोट बताया कि लाइक ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल। कि एक जो कंट्री होती है, एक लाइक बोलते हैं ना कि जो मिट्टी होती है, धरती होती है, अर्थ होता है, इट्स कंट्री इज़ नॉट अबाउट द अर्थ, लाइक कंट्री इज़ ऑल अबाउट द कंट्री, इट्स पीपल। बोलते हैं ना कि किसी भी कंट्री को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कंट्री इट मीन्स वो कंट्री ज़मीन की या फिर वो लैंड की बात या सॉइल की बात नहीं करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री who's are living in that country, right? When we are talking about like India, so it means the people who are live in India, right? तो उसी चीज़ को इन्होंने बोला है कि कंट्री जो है एक तरीके से अर्थ या सॉइल नहीं होती है, कंट्री क्या होती है, कंट्री के लोग। सो ये चीज़ पूछ सकता है कि इसमें क्या टैगलाइन था। सो अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि किस तरीके से ये चीज़ें
ये आगे के लिए इन्होंने अपनी लाइक जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जैसे इन्होंने डिसाइड करा होगा कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है। तो सबसे पहला क्या है, ये अपने जो ग्रोथ है उसको एक्सलरेट करेंगे, ग्रोथ को ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। सेकंड है क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे ये अपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो होता है कि जब हम किसी चीज़ को अपनी लाइक बोलते हैं ना कि अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग पे या अपने खुद की डिपेंडेबिलिटी होते हैं कि हाँ भाई हम अपनी कंट्री पे ही डिपेंड है, सो उस चीज़ पे ये थोड़ा फोकस करेंगे। एंड सेकंड है कि इनहेंस द क्या है, इनहेंस द लाइक स्पेंडिंग पावर ऑफ द इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, कि जिस तरीके से इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग हैं, राइट, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से खर्च किया जाए, उसके ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि इनका ग्रोथ हो सके। और अगर हम देखें तो इंडिया में जो ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है वो मिडिल क्लास लोगों की ही है, राइट। देन उसके बाद हम वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्विगोरेट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कि जो प्राइवेट सेक्टर जितने भी मतलब कि हमारे जो निजीकरण चीज़ें होती हैं, राइट, जो प्राइवेट ऑनर के हाथ में होता है उन पे हम अपने इन्वेस्टमेंट को फोकस करें। एंड लास्ट वन इज है क्या है, अपलिफ्ट द हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, जो क्या बोलते हैं अपलिफ्ट का मीन्स होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, राइट, किसी चीज़ को ग्रोथ करवाना। तो जितने भी हमारे हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, जो भी हाउस होल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसिटी होती है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उन चीज़ को वो अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट चलते हैं क्या है, फिर इन्होंने उस तरीके से बताया है कि क्या रेशनलाइज का किया गया है टीडीएस और टीसीएस के रिगार्डिंग। ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस बजट में टीडीएस और टीसीएस के रिगार्डिंग क्या चेंज किया गया। सो इसमें क्या थोड़ी सी लिमिट चेंज करी है इन्होंने, और जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है लोगों के लिए। सो फर्स्ट इन्होंने करा है टैक्स डिडक्शन जो लिमिट है फॉर द सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने डबल कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो टीडीएस है वो 50,000 के अमाउंट पे कटता था, कि जब भी हम लाइक सीनियर सिटीजन होते थे उसमें क्या होगा, अगर उनकी इनकम 50,000 से तो उसमें क्या टीडीएस कटता था, लेकिन उन्होंने अब कर दिया 1 लाख, कि अब अगर उनकी इनकम 1 लाख तक है तो 1 लाख तक का मतलब नीचे, अगर 1 लाख से नीचे नीचे अगर वो कोई भी इनकम करते हैं उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द लाइक ही विल क्रॉस द 1 लाख लिमिट, लाइक 1 लाख लिमिट, तो उसमें क्या टीडीएस देना पड़ेगा उनको। फिर उन्होंने क्या करा है कि जो एनुअल लिमिट थी रेंट के रिगार्डिंग, कि अगर आप किसी से लाइक रेंट पे रहते हो या फिर किसी को आप रेंट पे करते हो या फिर रेंट से आप इनकम लेते हो, किसी से आपको रेंट मिलता है कितना, साल का 2,40,000 पहले था, बट अब वो लिमिट चेंज करके इन्होंने 6 लाख कर दिया, कि अब 6 लाख तक का जो है चीज़ें में आपको जो भी टीडीएस वगैरह होता है वो नहीं देना पड़ेगा। पहले 2,40,000 था, लेकिन अब पहले क्या था 2,40,000, राइट, लेकिन अब इन्होंने 6 लाख कर दिया। तो ये एक लाइक लिमिट चेंज हुई है, तो इसमें इंक्रीमेंट हुई है। तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं 6 लाख से नीचे नीचे, तो उनको टीडीएस नहीं देना होगा। तो ये एक चेंजमेंट हुआ है। लाइक फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने, इंकरेज करा वॉलेंट्री कंप्लायंसेस पे, कि जो लाइक एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट टू द फाइल अपडेट सिस्टम अपडेटेड रिटर्न, कि जो भी ये फाइल अपडेटेड करते थे, जो भी रिटर्न के लिए जो फाइल अपडेट करते थे उसके टाइम लिमिट में एक्सक्रीड करा इन्होंने। पहले जो करंट लिमिट होती थी वो 2 साल होती थी, अभी इन्होंने क्या करा 4 साल कर दिया है। देन उसके बाद जो रिडक्शन लाइक रिड्यूसिंग द कंप्लाइंसेस बर्डन, लाइक ये क्या होता है कि एक कंप्लाइंसेस होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को लाइक इंडिया में ओपन करना चाहेंगे, चाहे छोटा सा कुछ बिजनेस हो या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो, सो जब भी हम उसको रजिस्टर्ड करने की बात करते हैं तो उसमें कुछ कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ कुछ टाइम लिमिट होता है कि हाँ आप एक बार में इतने साल के लिए ही कर सकते हो। तो उसमें क्या है, उसका जो बर्डन है वो कम किया गया है। तो इन्होंने उसमें क्या बोला है कि reduce the compliances for the small charitable trusts and institutions by increasing the period of the registration from the 5 years to 10 years। तो इन्होंने क्या करा है कि जो इनकी जो पीरियड है ना, जिस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन पहले 5 साल के करते थे, अब आप 10 साल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि टैक्स पेयर टू बी अलॉट टू क्लेम द एनुअल वैल्यू ऑफ द टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, प्रीवियसली 1 था। इन्होंने टैक्स पेयर को अलाउ करा कि अपने टू लाइक वो क्लेम कर सकते हैं एनुअल वैल्यू पे, उनके पास अगर कुछ जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है तो उस पर वो क्लेम कर सकते हैं, जो कि पहले एक बार कर सकते थे, अब वो 2 बार कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। जो कि पहले जो भी कंडीशंस होती थी उस बिना कंडीशनों के आप 2 बार क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्या है,
ये देखिए, नेक्स्ट सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो इंडिया में जो रुपीज़ आ रही हैं, जो हमारी इकोनॉमी में जितने अमाउंट हमारी गवर्नमेंट के पास आ रही है, वो आती कहाँ से है। हम लोग सबको पता होना चाहिए कि जो जितने भी हमारे पास जो इनकम आ रही है, या फिर इनकम के तौर पे, या फिर एक्सपेंड लाइक कैपिटल रेवेन्यू के तौर पे, या रेवेन्यू के तौर पे, सो उन वो चीज़ों का पता होना चाहिए कि आ कहाँ से रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट हमारे पास इंडिया में हमारे जीडीपी में ऐड हो रही है, वो आ रही है बोरोइंग एंड द अदर लायबिलिटीज से। कि लायबिलिटीज होता क्या, इट्स अ दायि बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं दायित्व। कि एक तरीके से कि हम किसी से अगर लोन लेते हैं, या फिर किसी से कुछ पैसा लेते हैं एज ए उधार के तौर पे, तो वो क्या होती है, हमारी दायित्व बन जाती है कि भाई उसको हमें पे करना होता है, उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देने होते हैं। सो सबसे ज़्यादा, सपोज करो कि अगर इंडिया की जीडीपी अगर 100 बिलियन है, राइट, 100 बिलियन है, तो इस इसमें जो सबसे ज़्यादा 24 बिलियन जो अमाउंट है, वो आ रहा है लोन के तौर पे। कहाँ से आता है ये लोन? ये आता है हमारे वर्ल्ड बैंक से हो गया, आईएमएफ से हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। और उसके बाद सबसे सबसे वो डेवलपमेंट के लिए जो दिया जाता है पैसा, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। सो ये जो इंटिटीज़ हैं, ये हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पैसा मतलब जिसको सपोर्ट होता है, सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली। सो ये इनसे हमें 24% अमाउंट मिलता है एज अ लोन। सो उस पर क्या होता है, ईजी सी बात है, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता होगा, उस पर हमें अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी। सो ये सबसे जो बड़े हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी की जो 24% जो अमाउंट आता है, वो आता है इन तीनों इंस्टीट्यूट से, बाहर से, एज ए लोन, एज ए बोल सकते हैं कि उधार के तौर पे लेता है गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट में करने के लिए। फिर उसके बाद जो ये क्राइटेरिया है कि इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स हमारे इंडिया में कितने पैसे आते हैं, तो 22%। लाइक अगर 100 बिलियन की है, तो 22 बिलियन जो अमाउंट होगा वो हमारे इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो चीज़ें हम इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, लाइक व्हेन यू टॉकिंग, लाइक व्हेन वी परचेज समथिंग लाइक बिस्किट, मिक्सचर्स, सो उसमें क्या होता है, टैक्स जो होता है वो इंक्लूड होता है। हमें पता नहीं होता कि अगर हम 10 रुपये की चीज़ ले रहे हैं, या फिर हम 20 रुपये की चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। तो उसको हम बोलते हैं, जिसे हम अलग से नहीं देना पड़ता, हमें लाइक अमाउंट में ही सबमिट होता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब हम डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को भेजते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, लाइक कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, जीएसटी हो गया। सो इट्स जीएसटी, इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक जो चीज़ हम लाइक गवर्नमेंट को देते हैं ना डायरेक्ट तौर पे, अगर हम फाइल करके देते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, जो कि इनकम टैक्स हो गया। सेकंड है आपका यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटीज़। इसमें ये 5% का मतलब हमारे पैसे जो आते हैं, वो 5% यहाँ से आते हैं। जीएसटी से 18% आता है, कि जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जीएसटी में, जीएसटी से, वो 18% जो अमाउंट है वो यहाँ से आता है। तो सबसे पहले कहाँ से आता है, बोरोइंग से, सेकंड उसमें इनकम टैक्स से, थर्ड जो नंबर पे आता है वो जीएसटी से, एंड फोर्थ जो आता है कॉर्पोरेट टैक्स। इट मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, वो ये ऐसे टैक्स होते हैं कि सपोज हमने कोई ज़मीन खरीदी है, या फिर हमने किसी को ज़मीन बेचा है, तो वो परचेज एंड सेल करने में जो भी गवर्नमेंट को रजिस्ट्री, स्टैम्प फी, तो वो सब जो होती हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स में आता है, वहाँ से आता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये नॉन टैक्स रिसिप्ट भी बहुत सारे होते हैं, उससे 9% आता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट होते क्या हैं, वो देखो, ये कभी भी अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस हमें दे रही है, सपोज करो अगर मुझे गैस का कनेक्शन लेना है, सपोज करो मुझे लाइक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, सपोज करो मुझे राशन कार्ड बनवाना है। सो इन चीज़ों को बनवाने के लिए इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस, एंड जब गवर्नमेंट हमें सर्विस दे रही है, तो इस चीज़ के लिए जो वो हमें चार्ज पे लगाती है ना, जो हमसे चार्ज लेती है, लाइक डीएल बनवाने के लिए हमें लाइक पहले लर्निंग बनवाओ, फिर परमानेंट बनवाओ, तो उसके लिए जो चार्जेस दिए जाते हैं, वो सब आते हैं नॉन टैक्स में, क्योंकि उसके रिगार्डिंग वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो उससे क्या है, 9% हमारा वहाँ से आता है। एंड 1% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आती है, कि जो हमने लाइक हम नॉन डेप्ट जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करा है, उससे कितना आता है, 1% वहाँ से आता है। एंड 4% कस्टम से आता है। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती है, जब भी हम कहीं बाहर से किसी दूसरे कंट्री से कोई चीज़ अगर अपने इंडिया में लेते हैं, सो इन जब भी हम इंपोर्ट करवाते हैं, तो उसमें क्या कस्टम चार्जेस लगते हैं, तो वो कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो भी देनी पड़ती है। सो ये तो हो गया कि हमारे पैसे आते कहाँ से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पैसे आते तो हैं, पर हमारे इनकम, हमारी इंडिया की जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें से पैसे खर्च कहाँ कहाँ होते हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज।
सो ये देखिए आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पैसा जाता कहाँ है, किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट खर्च करती है, किस तरीके से हमारी जो मैनेजमेंट होता कैसे, तो उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इनकम आती है वो आती है बोरोइंग से। हम लोन ज़्यादा लेते हैं, हमारी इंडिया जो है लोन ज़्यादा लेती है, तो उसमें क्या था, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जीडीपी का जो अमाउंट जाता है वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। 20% जाता है हमारे इंटरेस्ट पे के लिए, राइट। उसके बाद सेकंड सबसे और जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है वो दी जाती है 22%। लाइक स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट्स क्योंकि वहाँ से भी टैक्सेस वगैरह आते हैं, सो उसको भी दिया जाता है अपने स्टेट्स को चलाने के लिए। 22% जो अमाउंट है वो खर्च होता है स्टेट पे, स्टेट टेयर्स लाइक शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे। उसके बाद जो होता है वो होता है सेंट्रल स्कीम। सेंट्रल स्कीम जो होती है ना, गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, उसमें से डिफेंस और सब्सिडीज को हटा के 16% जो खर्च होता है वो सेंट्रल स्कीम पे होती हैं, केंद्रीय लाइक योजनाएं जितनी भी होती हैं उन पे हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफेंस पे हमारा 8% खर्च होता है। उसके बाद मेजर सब्सिडीज जो दी जाती है, जैसे मान के चलो एलपीजी में सब्सिडीज मिल रही है, या फिर आप लोन ले रहे हो, जैसे किसान के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाए गए हैं जिसमें सब्सिडी मिलती हैं। एक हो गया आपका सूर्य लाइक सोलर प्रोजेक्ट जो होता है कि मुफ्त बिजली योजना जिसको हम बोलते हैं, जिसका वीडियो मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे ही बनाया है। तो अगर आप कोई देखना चाहता है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें सारा डिटेल्स है कि किस तरीके से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें सब्सिडी होगा, क्या उसका क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया है। पीएम सूर्योदय योजना एक स्कीम है, तो उसके रिगार्डिंग सो वो सब चीज़ें कि ये सब्सिडीज़ मिलती हैं। देन उसके बाद फाइनेंस कमीशन की बात करूँ, अदर ट्रांसफर्स क्या होता है कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन पे पैसे खर्च होते हैं, और अदर ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो वो 8% होता है। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होते हैं, 8% उस पर होता है कि जो चीज़ जो सेंट्रल स्पॉन्सर कर रही है, लाइक सेंट्रल लाइक वो पैसा उस पर खर्च कर रही है, उसमें 8% होता है। अदर एक्सपेंडिचर्स में 8%। एंड पेंशन जो लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, या उनके सिटीजन को दिया जाता है, या फिर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको दिया जाता है, तो वो उनमें 4% खर्च किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि ये किस तरीके से है। तो ये चीज़ें रिसिप्ट्स जो हैं कि ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये लाख करोड़ में है कि हमारे पिछले साल कितना था, अब कितना है। तो ये उस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसमें देखते हैं एक बार कि जो एक्यूरेट था 23-24 फाइनेंशियल ईयर में वो था 27.3। देन उसके बाद 24-25 में हुआ 31.3। उसके बाद हुआ 24-25 में हो गया 30.9। इसमें क्या कम हुआ है। 24-25 फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी रिसिप्ट थी, रेवेन्यू रिसिप्ट थी, वो कम हुई है। उसके बाद जो हमारी अभी 25-26 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंक्रीज होकर 34.2 लाइक इस बोलते हैं ना 34.2 लाख करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट्स की, तो कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 23-24 में ज़्यादा था। उसके बाद 24-25 में कम था। उसके बाद फिर 24-25 में भी कम है, ठीक है। ये आपका 25-26 में देखा जाए तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ये, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट ये चीज़ हमारी एक्सपेंडिचर कहाँ हो रही है, राइट। सो एक्सपेंडिचर जो हमारी हो रही है वो हो रही है लाइक इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारे कैपिटल हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास आ कितना है, एक बार फिर से पीछे से मैं फिर देखता हूँ कि देखो ये आप कुछ चीज़ देखो कि अभी हमारे पास आ कितने रहे हैं। तो हमारे पास आ रहे हैं 34.2%, राइट। ये हमारे पास 34.2% आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है 16.4%। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि हम इसमें से खर्चा कितना करते हैं, राइट। ये देखो हमारे पास आके 32.4% आ रहा है। लेकिन अगर हम इफेक्टिवली देखें कि हम खर्च कितना कर रहे हैं, तो 25-26 में 15.5% 5 जो है लाख करोड़ यहाँ से खर्च कर रहे हैं। और ये देखो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। रेवेन्यू देखो कैपिटल का हमारे पास कितना था, 16 पॉइंट समथिंग था, तो उसमें से 15.4 कर रहे हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास का 32.4%, 4 लाख करोड़। उसमें से हम कर रहे हैं 39.4। मीन्स कि जो हमारा 7 लाख करोड़ है वो हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि एक जो हमारी इकोनॉमिक टर्म में जो बोलते हैं कि फिजिकल डिफिसिट हो गया, कि हमारी जो इनकम है वो कम है, खर्चे ज़्यादा है। तो ये चीज़ देखो आप ये देख सकते हो कि हमारी जो रेवेन्यू रिसीप्ट हो रहा है वो हो रहा है 32.4, बट जो खर्चा हो रहा है 39.4, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछ सकता है कि ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो रहा है।
फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है देखा जाए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहना, 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ कलर। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो यूनियन जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ऑफ द यूनियन बजट क्या है, की पॉइंट्स ऑफ द यूनियन बजट ये है 2025 24 25 26 का कि यूनियन बजट, ठीक है, यूनियन बजट सबसे पहले तो ये है कि भाई इसका क्या, यूनियन बजट 2025 26 विद द थीम ऑफ द सबका विकास। इसका थीम क्या था, सबका विकास था। क्या करने के लिए, स्टिमुलेटिंग द बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन। स्टिमुलेट का मतलब होता है इंकरेज करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ना, लाइक किसी को सपोर्ट करना, लाइक सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी का जो मेन यूनियन बजट आया था उसका सब थीम क्या था, सबका विकास। किस लिए था, सबको बैलेंसली ग्रोथ ग्रोथ करना वो था। सो उसके बाद क्या क्या इसमें डिसीजन लिए गए वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं पॉइंट बना के लाया हूँ। तो ये चीज़ें रिवीजन के तौर पे भी अगर आप पेपर से पहले दे के चले जाओगे तो सारा मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट की हैं बजट की रिगार्डिंग वो रिवाइज हो जाएगा। सो फर्स्ट है कि नो इनकम टैक्स ऑन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द अप टू 1 लाख। कि इसमें आप अगर आपकी जो सैलरी है अगर 1 लाख रुपए पर मंथ भी है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए इन्होंने करा है इन्होंने, टू बूस्ट द मिडिल क्लास हाउस होल्ड सेविंग्स एंड द कंजप्शंस। कि मिडिल क्लास लोगों की ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस साल का जो बजट है मेन फोकस मिडिल क्लास के लोगों के लिए है। और क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में। सो वो चीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद कि ये बोल सकते हैं हम कि हाँ अगर आप 1 लाख रुपए अगर एवरेज कमाते हो कि हाँ भाई 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने कुछ चेंज करा सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कि अगर आप सैलरीड क्लास हैं, लाइक सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हैं, तो आपको नील इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कहाँ तक, 12.75 लाख पर एनम तक। इसमें अगर हम बिजनेसमैन या अलग इनकम की बात करें जो अलग तरीके से इनकम करते हैं, उनकी उनकी इनकम क्या है, उनको 1 लाख एवरेज, तो इट मीन्स 12 लाख साल का हो गया। लेकिन जब भी हम सैलरी वाले लोगों की बात करेंगे जो जॉब करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उनके लिए थोड़ी सी ये लाइक रिलीफ मिली है कि अगर उनकी सैलरी 12.75 लाख है, मतलब 13.25 लाख रुपए है, तो उनको इंटरेस्ट लाइक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेनिफिटिंग द 1.7 करोड़ फार्मर्स। इस उसमें में बोला गया कि बेनिफिटिंग द लाइक 1.7 करोड़ फार्मर्स, प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना। कि ये प्रधानमंत्री की एक योजना थी, धन धान्य कृषि योजना, जिसके थ्रू 1.7 करोड़ फार्मर्स जो है उनको बेनिफिट्स मिला है टू कवर द 100 लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। उसमें क्या है, उसमें कवर किया गया है कि 100 जो बहुत ऐसे 100 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। सो उनसे रिलेटेड इन्होंने कराया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद यहाँ की बात करें, सो ये पॉइंट्स अलग और है कि मिशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत। कि इन्होंने एक मिशन बनाया, मिशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत इन द पल्सेस। इन्होंने बोलते हैं ना कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के पर्सपेक्टिव से जो दाल होती है ना हमारी, जो इंडिया की जो दाल होती है उस पर फोकस करा है विद द स्पेशल फोकस ऑन द तूर दाल, उड़द दाल, ये ना तूर दाल, उड़द दाल एंड द मसूर दाल टू बी लॉन्च्ड। कि इन्होंने एक मिशन लॉन्च करा आत्मनिर्भर इन इन पल्सेस, लाइक जितनी भी हमारी दालें होती हैं तो उन्होंने फोकस किस पे करा, तूर दाल पे, उड़द दाल पे, मसूर दाल पे इन्होंने इस बजट में किया है। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई कौन सा ऐसे दाल है जिन पे इस बजट में बात की गई है, तो तूर, मसूर एंड उड़द। उसके बाद लोन अप टू 5 लाख थ्रू द KCC अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। KCC क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। राइट, गवर्नमेंट ने किसान को एक क्रेडिट कार्ड दिया है, पहले उसकी लिमिट 3 लाख थी, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, लोन का जो लिमिट है वो 5 लाख तक कर दिया है। और अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो उसमें उसमें क्या था, गवर्नमेंट को थोड़ी सी सबवेंशन में मिलती थी, सब्सिडीज मिलती थी, इंटरेस्ट रेट कम मिलता था लगता था, तो उसी को मॉडिफाई करते हुए उन्होंने 3 लाख की लिमिट को 5 लाख रुपए कर दिया है। फिर उन्होंने इन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो एस्टिमेट हुआ है एंड करने के फिजिकल डिफिसिट वो 4.8% है। टारगेट टू ब्रिंग इट डाउन 4.4% फाइनेंशियल 26। कि जो इन्होंने
जो फिजिकल डेफिसिट को एस्टिमेटेड किया था 4.8% अभी है, उसको इन्होंने टारगेट करा कि 2026 तक, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इसको 4.4% करेंगे, मतलब 0.4% से कम करेंगे फिजिकल डिफिसिट। जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 32.4 हो रही है, राइट। हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं, तो 39.4 हो रही हैं, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट थी। तो ये 7 लाख करोड़ का जो अंतर आया है वो हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिफिसिट है, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा है, सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट फॉर द लाइक क्रेडिट विद द गारंटी कवर टू एमएसएमई फॉर द 5 to 10 करोड़। इन पे क्या सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट करा है क्रेडिट के लिए। जितने भी हमारे एमएसएमई जो लोग होते हैं, जो छोटे लाइक इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अपनी बिजनेस चलाते हैं, तो उनके लिए जो बोलते हैं ना गारंटी के तौर पे जो कवर गारंटी, जो पहले 5 करोड़ था कि 5 करोड़ तक के वो अपने चीज़ों को लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट ले सकते हैं। अब उस चीज़ को 10 लाख रुपए कर दिया। तो अब एमएसएमई जो भी बिजनेसमैन होंगे वो 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं विद द गारंटी कवर मिशन इतने। अब एमएसएमई को कवर करने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उसमें उसके तहत 10 करोड़ ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो आप, सेंट्रल ऑफ द एक्सीलेंस इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द एजुकेशन विथ अ टोटल outlay ऑफ 500 करोड़। इन्होंने एक ये सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा है, एआई के ऊपर फोकस करते हुए, एआई को लाइक एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हुए इन्होंने टोटल outlay दिया है एआई को लेके 500 करोड़ रुपए का टारगेट दिया है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो होती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या, ये वो योजना है जो गवर्नमेंट जो बिजनेस चालू करने के लिए पहले 10,000 फिर 20,000 और अब 50,000, तो उस तरीके से जो लिमिट उन्होंने किया था वेंडरों के लिए वो लिमिट है। उन्होंने क्या करा, इसको इनहेंस करा है लोन फ्रॉम द बैंक एंड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड विथ 30,000 लिमिट। इन्होंने क्या है कि इन्होंने इसको इनहेंस करा कि आप अपने इस स्कीम के तहत आप बैंक से या अदर यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड से 30,000 तक का लोन ले सकते हैं लिमिट से, ठीक है। उसके बाद एफडीआई जो फॉरेन, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है इन्हेंस करने के लिए, फॉरेन डेवलपमेंट लाइक जो फंड होता है, उसमें लिमिट क्या करा, इन्हेंस कर दिया फॉर इंश्योरिंग द फ्रॉम द 74 to 100%। उसमें क्या होता था, एक इंश्योरेंस जो हम फॉरेन में जो हम चीज़ें ट्रेड करते थे या फॉरेन में जो हम इन्वेस्ट करते थे, उसमें जो पहले इंश्योरेंस होता 74% होता था, अब उन्होंने 100% कर दिया है। टीडीएस, जैसे कि मैंने आपको बताया, टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम द 2.4 लाख टू 6 लाख। जो टीडीएस का जो लिमिट है वो 2.40 से हटा के 6 लाख पे कर दिया। बीसीडी एग्जेम्प्ट ऑन द 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन फॉर द ट्रीटिंग द कैंसर एंड रेयर एंड द क्रॉनिक डिजीज। इसमें क्या है कि जो ये चीज़ें जो हैं, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 36 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसको क्या करा है बीसीडी ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। एंड मेडिसिन जो कि कैंसर से लड़ने के लिए, रेयर से लड़ने के लिए, और जो क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं उनसे लड़ने के लिए जो हेल्प करती हैं, वैसे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक मिनट में अपने आप को नीचे कर लेता हूँ, 1 मिनट लाइन पर, 1 मिनट। हाँ, सो इसमें क्या है, इनमें क्या लाइक इन लाइन विद द थीम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑटली लाइक द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ द विकसित भारत टू इनकम्पास द फॉलोइंग्स, ठीक है। उन्होंने एक ये हम बोल सकते हैं पॉइंट पॉइंट के हिसाब से, तो ये चीज़ें थोड़ा सा उनकी एक थीम थी कि जो उनका मेन जो थीम था फाइनेंस लाइक बजट को लाने का, वो क्या था, वो चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला था जीरो पॉवर्टी, इंडिया में जीरो पॉवर्टी रहेगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, वो सोचते हुए उन्होंने लाया है। 100% गुड क्वालिटी एंड द गुड स्कूल एजुकेशन, कि भाई जो स्कूल में जो एजुकेशन करवाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जो भी एजुकेशन देते हैं बच्चों को, वो 100% गुड होना चाहिए, लाइक वो होना, वो भी इनकी एक थीम, एक पर्पज था। एंड एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड इनकम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, कि एक अच्छी क्वालिटी का और एक अफोर्डेबल, इट मीन्स
ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, हर कोई अफोर्ड कर सके, और कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर होना चाहिए, लाइक पूरा ओवरऑल कवर होना चाहिए हेल्थ केयर में। वो हेल्थ के ऊपर फोकस करा है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करा है, पॉवर्टी के ऊपर फोकस करा है, एंड 100% स्किल्ड लेबर विद द मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, लाइक इन पर ही फोकस करा है कि 100% जो लोग हैं जो स्किल्ड है, उनके पास कुछ स्किल्ड कुछ नॉलेज है, कुछ डिग्रीज हैं, तो उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए उनको एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे भी करा है। देन उसके बाद इन्होंने 70% वीमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन्होंने इस पे ये भी फोकस करा है कि जो हमारी जो भी इकॉनमी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वीमेन का, वो होना चाहिए 70%। तो इस पे भी फोकस करा है किस तरीके से अपनी इकॉनमी को, लाइक मैन मैन लोग तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। सो उस तरीके से हमारे इंडिया में अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू लाइक किसी अदर कंट्री से, तो वीमेन की कंट्रीब्यूशन कम है, राइट। सो उसी चीज़ को फोकस करते हुए उन्होंने ये टारगेट किया कि एटलीस्ट 70% जो वीमेन है वो कंट्रीब्यूट करें। लाइक उसके बाद करा इन्होंने कि फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो फार्मर्स हैं हमारे इंडिया के, जो किसान हैं, उनको क्या बनाना, उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि फूड बास्केट बनाना पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए वो एक बास्केट बना जो वो यूज़ कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। उसके बाद हाँ, ये चीज़ देखो, ये चीज़ ऐसे हैं जो हर कोई वेट करता है, हर कोई इंतज़ार करता है कि ये बताओ कि नॉर्मल टैक्स स्लैब क्या है, कहाँ से कहाँ तक क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या से कहाँ तक नहीं लगेगा। क्योंकि जो हमारे जो भी लाइक बड़े होते हैं घर में, पापा हो गए या फिर कोई भी दादा हो गए, तो उनको ये जितनी चीज़ मैंने बताई उनसे उनसे कुछ मतलब नहीं है, राइट। उनको मतलब किससे है, उनको मतलब सिर्फ टैक्स स्लैब से है, राइट। इसलिए मैंने लास्ट में रखा ताकि आप ये वीडियो देख सको। और भाई एक चीज़ मैं इसे पढ़ाने से पहले मैं ये चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर देखो मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोगों को अगर वीडियोज़ पसंद आती तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक मैं लिख देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर भी करना ना भूलें। और एक चीज़ और ब्रो, कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। और ये जो मैं मतलब चैनल का नाम मैं आपको बताया नहीं हूँ शुरू से लेकर अब तक, तो एक बार मैं वो भी बता देता हूँ कि जो मेरा जो चैनल का नाम है वो है बैंकिंग बाय शुभम, बैंकिंग बाय शुभम। इसमें स्पेस मत देना कहीं भी यूट्यूब पे, राइट। सो जितना हो सके इस चैनल को शेयर कर दो, ताकि देखो ये जो जितने भी वीडियोस मैं लेके आया सब इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं, और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ मॉक्स की वीडियोस हैं जो कि भी एसबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी न किसी को हेल्प ही करेगा। सो ये एक फ्रूटफुल वीडियो ही है, तो उसमें आप अगर किसी को शेयर करते हो या फिर सपोर्ट करते हो तो उसमें कुछ गलत है नहीं, ठीक है। सो अगर आप लोग सपोर्ट करो तो नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा जो नॉर्मल इन शॉर्ट आप लोगों को हेल्प करे, राइट, रिवीजन में। क्योंकि एक देखा जाए तो बजट बहुत लाइक 32-34 पेज का पूरा बजट था, तो उसमें से चीज़ें छाट छाट के निकालना, उसमें से चीज़ें लाना इंपॉर्टेंट के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं टफ थोड़ा होता है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। चैनल का नाम ध्यान रखना, बैंकिंग बाय शुभम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने उस पे स्लैब पे, राइट। सो टोटल इनकम पर एनम क्या है, कि अगर बहुत लोगों को ये भी देखो, ये चीज़ भी नहीं पता है कि मतलब किस तरीके से टैक्स का स्लैब लगता कैसे है, कि हमारी इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होती है। मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है। जैसे अगर आपका इनकम अगर 0 से लेकर 4 लाख का पर एनम है, 0 से लेकर 4 लाख के उसमें है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर इनकम आपका 4 से लेके 8 लाख इनकम है, राइट, तो आप तो स्लैब आ गए हो आप 5% वाले पे, राइट। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर अगर आपकी इनकम सपोज करो कि 4 से 8 के बीच में 6 लाख रुपए पर एनम का इनकम है, राइट। सो आपके जो 4 लाख, इसमें तो 4 लाख जो होगा वो रहेगा एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो इसको स्क्रीड कर रहा है 4 लाख से 6 लाख जाने के लिए, जो 2 लाख रुपए आपने ऐड एक्स्ट्रा कमाया है, उस पर 5% का टैक्स लगेगा। समझा, मतलब ये समझ में आया आप लोगों को ये। सो ये देखो, उसी तरीके से लगता है। अगर मान के चलो अगर आप 0 से 4 करते हो तो कोई टैक्स नहीं है, 0 से 8 करते हो तो 5% है, उसके बाद 8 से 12 करते हो तो 10% है। 8 से 12 इट मीन्स अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो 8 लाख का था, 8 लाख का जो वो था, उसमें क्या होता है, इसमें ऐसा लगता है जैसे आपकी इनकम
10 लाख रुपए है, ठीक है। 10 लाख में 4 लाख तक का जो होगा वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। 4 लाख से 8 लाख तक का मतलब 4 लाख रुपए ये बच गया। 4 लाख पे लगेगा 5%। उसके बाद 8 से 12 के स्लैब में कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए होंगे उस पे लगेगा आपका 10%। सो इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, राइट। फिर उसके बाद मैं अगर आपको बात करूँ कि ये आप जैसे आपने देखा कि ये 8 से लेके 12 तक का 10%, 12 से लेके 16 तक का 15%, और 16 से लेके 20 तक का 20%, 20 से लेके 24 तक का 25%, एंड 24 से ऊपर 30%। तो आप ये भी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हो कि देखो यहाँ पर जो गैप है, यहाँ 4 का गैप, यहाँ 4 का गैप, मतलब 4 के गैप में चल रहा है। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, एंड 20 से 24, 24 से ऊपर। और इसमें टैक्स स्लैब की बात करो तो पहले 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 5 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप चीज़ों को याद भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया टैक्स मतलब टैक्स कैलकुलेट कैसा होता है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोगों को वो चीज़ें आती नहीं है। और वो जो चीज़ें होती हैं वो कर मतलब लाइक बोलते हैं ना कि वो इस सोचते हैं कि अगर मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लाइक मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ या फिर 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मुझे 15% देना होगा। 15% नहीं, वो चीज़ें इस स्लैब के हिसाब से आती है। अगर एक बात बताओ, कोई बंदा अगर 10 लाख रुपए कमाता है तो 10 लाख का स्लैब कितना है, 8 से 12 में। तो अगर 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो वो 1 लाख रुपए टैक्स थोड़ी देगा। ये सोचने वाली बात है। अगर कोई बंदा अगर 20 लाख रुपए कमा रहा है तो 20 लाख यहाँ इस वाले उसमें आती हैं 20 लाख। तो 20 लाख का अगर मैं 25% लगाऊं तो 20 लाख का 1/4%, लाइक, ठीक है, 1% 4, तो 5 लाख रुपये टैक्स थोड़ी देगा। ये सोचने वाली बात है। तो ये स्लैब के हिसाब से चीज़ें लगती हैं। सो गाइज आज यहीं तक रखते हैं। और जैसा कि स्लाइड भी ख़त्म हो गया है। सो ये चीज़ें देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके पर्सपेक्टिव से, बजट के पर्सपेक्टिव से। सो ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए। और बस यही कहना चाहूँगा। और वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में अब नेक्स्ट वीक लेके आऊँगा किसी योजना के खिलाफ, या फिर जो भी मॉक वॉक मैं देता हूँ उसके रिगार्डिंग। सो ब्रो, ये चीज़ बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि मैं ये चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट रहूँ। क्योंकि ये इसमें देखो मेहनत तो लगता है, पीपीटी बनाने में, वीडियोज़ बनाने में तो मेहनत लगता है। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करोगे तो ताकि मैं आगे भी ये वीडियोज़ लेके आऊँ, राइट। सो आज की वीडियो में यहीं वाइंड अप करूँगा। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और लाइक बैंकिंग बाय शुभम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।